हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम लॉज ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जेनेटिक्स के जो लॉ है ये मेंडल्स ने प्रपोज किए हैं। तो यहाँ पर हम दो लॉज के ऊपर बात करेंगे। जैसे पहला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और जो दूसरा है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है। तो इस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखना पड़ेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ये इसमें यूजुअली हम एक कैरेक्टर को, किसी भी एक जेनेटिक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। तो जैसे कि प्लांट की जो हाइट है, जैसे पी प्लांट में जो हाइट होती है ये उसका एक कैरेक्टर है। सो हाइट ये एक कैरेक्टर है, इसके दो ट्रेट्स है। तो हाइट पी प्लांट में दो तरह की हो सकती है। तो जैसे कि डॉर्फ पी प्लांट हो सकते हैं जो कि जिनकी हाइट शॉर्ट होती है, और एक होता है टॉल टी प्लांट्स जिनकी हाइट जो है ये डॉर्फ टी प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो कैरेक्टर अगर हाइट है तो उसके ट्रेट जो है ये डॉर्फ और टॉल है। ओके, तो डॉर्फ और टॉल प्लांट में जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो हम एक कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है हाइट। तो इस तरह के क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ एक ही तरह का जो कैरेक्टर है वो स्टडी करते हैं। तो हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ओके, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर लेंगे तब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि जो जेनेटिक्स का जो पहला लॉ है उसे हम स्टेट करते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरह का होता है। तो चलिए हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। तो इस क्रॉस को करने के लिए हमें प्योर लाइन पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम हाइट इस कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करने वाले हैं। तो इसमें हम दो तरह के कैरेक्टर्स जो ट्रेट्स है वो कंसीडर करने वाले हैं। एक है टॉल, इसका क्रॉस हम करने वाले हैं डॉर्फ प्लांट के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो पेरेंट्स है ये प्योर लाइन पेरेंट्स है। ओके, प्योर लाइन का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों भी ट्रेट या दोनों भी एलील जो है वो एक जैसे ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी ये डोमिनेंस को इंडिकेट करता है और स्मॉल टी ये रिसेसिवनेस को इंडिकेट करता है। तो जेनेटिक्स में जो कैपिटल लेटर्स है ये यूजुअली डोमिनेंस को इंडिकेट करते हैं और जो लोअर केस लेटर जो होते हैं ये रिसेसिवनेस को इंडिकेट करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए हमने एक कैरेक्टर कंसीडर किया है हाइट। अब इसमें टॉल और डॉर्फ ये दो ट्रेट्स हैं, तो इन दोनों ट्रेट का हम क्रॉसिंग करते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स जो है ये प्योर लाइन है, ठीक है, यानी कि होमोजाइगस हैं। तो होमोजाइगस ये उस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं या उस तरह के ट्रेट्स होते हैं, होमोजाइगस ट्रेट, जिसमें दोनों भी एलील एक जैसे ही हो। ओके, तो मेंडल्स के ज़माने में इसे फैक्टर कहा गया था, एलील्स को फैक्टर कहा गया था। तो ओके, तो पेरेंट्स का जब गमेट फॉर्मेशन होता है यानी कि गमेटोजेनेसिस होता है, तो यूजुअली ये जो पेरेंट्स है ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब इनके पास दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के। लेकिन जब गमेटोजेनेसिस होता है, गमेट फॉर्मेशन होता है, तो गमेट्स जो है ये हैप्लॉइड होते हैं और इसीलिए गमेट्स इनमें सिर्फ एक ही तरह का एलील जो है इनहेरिट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये है गैमेट्स। तो गैमेट्स जो है ये हमेशा प्योर होते हैं। ओके, मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। तो यहाँ पर किसी भी एक तरह का जो एलील है वो ही इनहेरिट किया जाएगा। इसीलिए
इस लॉ को, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, या फिर इस तरह के मैकेनिज़्म को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो गैमेट्स होंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स ये हैप्लॉइड होते हैं। ओके, तो ये गैमेट्स बनने के बाद यहाँ पर देखिए इन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो गैमेट्स हैं ये फ्यूज़ हो जाएंगे, और फ्यूज़ हो जाने के बाद कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। ओके, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो रिज़ल्ट जो हमें मिला है ये फर्टिलाइजेशन के बाद मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पेरेंट जो है वो होमोजाइगस थे, यानी कि दोनों भी एलील इनमें सेम थे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक एलील कैपिटल है, यानी कि कैपिटल से इंडिकेट किया गया है, दूसरा एलील जो है वो स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया गया है, लोअर केस से इंडिकेट किया गया है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम हेटेरोजाइगोट कहते हैं, जिसमें दोनों एलील जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन को हम हेटेरोजाइगोट कहते हैं। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन जो बनी है, यानी कि इस पेरेंट की जो नेक्स्ट जनरेशन जो बनी है, इसे कहा जाता है फिलियल जनरेशन 1, इसे F1 जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है, यानी कि जो अपीयरेंस जो है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो किस तरह का होगा? जो भी F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करने वाला है, यानी कि जैसे कि टॉलनेस जो है ये डोमिनेंस इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर टॉलनेस रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि टॉलनेस ये जो फिनोटाइप है ये एक्सप्रेस होगा। तो जो कैपिटल टी है ये ऑब्वियसली ये डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कराने वाले फिनोटाइप को हम डोमिनेंट फिनोटाइप कहते हैं। तो F1 जनरेशन में टॉलनेस जो है ये एक्सप्रेस हुआ है, इसलिए टॉलनेस ये डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये होगी F1 जनरेशन तक की बात। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो F1 जनरेशन जो है इसका क्रॉसिंग करेंगे। तो F1 जनरेशन का क्रॉसिंग करने के बाद हमें कौन से रिज़ल्ट मिलते हैं और उससे क्या प्रूफ होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो F1 जनरेशन का क्रॉस करने के लिए हम F1 जनरेशन को एज अ पेरेंट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर पेरेंट जो है ये प्योर लाइन नहीं है, जैसे कि मैंने इस केस में बताया था आपको कि यहाँ पर पेरेंट जो है ये प्योर लाइन है, यानी कि होमोजाइगस है। तो यहाँ पर यानी कि F2 जनरेशन का प्रिपरेशन करने के लिए हमें जो लग रहा है, यानी कि ये जो पेरेंट है ये हेटेरोजाइगोट है, होमोजाइगस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे ये दो तरह के होंगे। ओके, यहाँ पर गैमेट्स हमें इस तरीके से मिलेंगे। ओके, तो इनका फर्टिलाइजेशन स्टडी करने के लिए हम पनेट स्क्वायर की मदद लेते हैं। पनेट स्क्वायर जो है ये आर पनेट ने डिस्कवर किए थे इस जेनेटिक स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इन गैमेट्स को हमने इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट्स है ये, और ये जो है ये है मेल गैमेट्स। ओके, तो देखिए इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। कैपिटल टी और कैपिटल टी यहाँ पर हम इस तरीके से फ्यूज़ करेंगे, तो इसका जो फिनोटाइप होगा, ये जो फिनोटाइप होगा ऑब्वियसली ये टॉल होगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका भी फिनोटाइप टॉल होगा। कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, इसका भी फिनोटाइप जो है ये टॉल होगा। अब ये जो बचा हुआ है स्मॉल टी, यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये जो है
ये डॉर्फ होगा। ओके, तो ये जो हमें जो रिज़ल्ट मिला है, इस रिज़ल्ट को हम कहेंगे F2 जनरेशन। ओके, तो ये जो F2 जनरेशन है, इस F2 जनरेशन में एक चीज़ नोट कीजिए, डॉर्फनेस जो है ये अपीयर हुआ है। अगर हम F1 जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें डॉर्फनेस नहीं मिलता है, यहाँ पर एलील प्रेजेंट है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये टॉल है। ओके, तो इस F2 जनरेशन का रिज़ल्ट क्या है ये हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो फिनोटिपिक रेशो जो है, जो फिनोटाइप का जो रेशो जो है वो किस तरीके से है। तो जो टॉल प्लांट है वो हमें कितने मिले हैं, इसमें 3 मिले हैं, और जो डॉर्फ प्लांट है उसका 1 रेशो मिला है हमें। ठीक है, तो इसलिए फिनोटाइप का जो रेशो है ये है 3:1। जो थियोरेटिकली अगर हम बात करते हैं तो 75% प्लांट जो है फील्ड में वो टॉल होंगे और 25% जो है वो डॉर्फ होंगे। तो इसीलिए फिनोटिपिक रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये 3:1 होता है। ओके, 3:1 ये एक रेशो होता है फिनोटिपिक, इसमें फिनोटिपिक रेशो जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करते हैं, यानी कि जीनोटाइप्स की बात करते हैं, जीनोटिपिक रेशो की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो होमोजाइगस डोमिनेंट जो है यानी कि कैपिटल टी ये हमें 1 ही मिला है। ओके, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हमें यहाँ पर 2 मिले हैं, और होमोजाइगस रेसेसिव की बात करते हैं तो ये हमें 1 मिला है। ओके, तो इसलिए जो जीनोटिपिक रेशो जो है ये 1:2:1 होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ओके, अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। तो आई होप आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा एक रिवाइज दे देते हैं। तो हमने इसमें प्योर लाइन पेरेंट कंसीडर किए थे, टॉल और डॉर्फ, एक कैरेक्टर के लिए, हाइट के लिए। तो इनके जो गमेट थे वो कुछ इस तरीके से थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनका जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमें एक टॉल प्लांट मिला जो कि हेटेरोजाइगट है कैपिटल टी और स्मॉल टी के जीनोटाइप के साथ। फिर हमने इनका सेल्फिंग करवाया, तो सेल्फिंग के रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से है। पेरेंट्स यहाँ पर हेटेरोजाइगट है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। इनके कुछ 2 तरह के गमेट्स हमें देखने को मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जो फीमेल गमेट है उनका क्रॉसिंग किया है हमने मेल गमेट के साथ पनेट स्क्वायर की हेल्प से। तो F2 जनरेशन का कुछ रिज़ल्ट इस तरीके से है, जिसमें हमें 3 जो है ये टॉल प्लांट्स मिले हैं और 1 जो है ये डॉर्फ प्लांट मिला है फिनोटिपिकली। तो इसीलिए इसका जो रेशो है ये 3:1 बनता है। अब जीनोटाइप की अगर हम बात करते हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट 1 है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जो है ये 2 है, और जो जो रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव जो है वो 1 है। तो इसलिए जीनोटिपिक रेशो जो है ये 1:2:1 बनता है। तो ये इसे कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने के बाद अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ये क्या स्टेट करता है। तो जो हेटेरोजाइगोट्स है F1 जनरेशन के, हेटेरोजाइगोट्स ऑफ F1 जनरेशन हैव 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और फैक्टर, जिसे एलील भी कहा जाता है, जो कि डोमिनेंट और रेसेसिव है। तो इसे हम इसके साथ थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। ये क्या कहता है, देखिए ये है हमारा F1 जनरेशन, ओके, और ये है हमारा हेटेरोजाइगोट। तो इसके पास हमारे पास 2 एलील्स हैं, एक है डोमिनेंट और एक है रेसेसिव। तो मेंडल्स के ज़माने में इन्हें फैक्टर कहा गया था, डोमिनेंट फैक्टर, रेसेसिव फैक्टर। ओके, तो ये जो एलील है यानी कि डोमिनेंट और रेसेसिव नेचर के जो एलील है ये F1 जनरेशन में एक साथ है। ओके, these allele though remain together for long time
बट डू नॉट कंटेमिनेट और मिक्स विथ ईच अदर। ओके, तो ये एक जनरेशन के लिए एक साथ है, लेकिन जब हमने सेल्फिंग कराया तो हमें ये पता चला कि हालांकि ये एक जनरेशन के लिए, कंप्लीट एक जनरेशन के लिए एक साथ थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं किया है। ये दोनों जो है ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए हैं। तो ये किस बात से प्रूफ होता है? ये यहाँ पर मिले हुए इस रिजल्ट से प्रूव होता है। ओके, तो पेरेंट्स में डॉर्फनेस तो था, F1 जनरेशन में डॉर्फनेस पूरी तरीके से गायब है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो डॉर्फनेस फिर से अपीयर हुआ है। ये किस वजह से है? ये इस स्मॉल टी जो दिखाया गया है ना, ये जो डॉर्फनेस के लिए जो एलील है, इस वजह से है। तो ये एलील यानी कि स्मॉल टी वाला एलील यहाँ पर इसके साथ था, लेकिन इसके साथ ये मिक्स नहीं हुआ, यानी कि टॉलनेस वाले जो या डोमिनेंट जो एलील है, इसके साथ ये एलील जो है ये मिक्स नहीं हुआ है। ओके, तो ये सेपरेट हो चुका है यहाँ पर, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ओके, तो एक बार इसे देख लीजिए। These allele though remain together for long time but do not contaminate or mix with each other, okay, and separate or segregate at the time of gamete formation। ठीक है, तो ये जो गमेट फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, इस गमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो एलील है, ये एलील एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है इनकी, उनमें ये एक्सप्रेस भी हो जाते हैं। ओके, तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म को लागू होता है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और डिप्लॉयड होते हैं। ओके, तो ये इन ऑर्गेनिजम्स को लागू होता है जो डिप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स को ये लागू नहीं होता, या उन ऑर्गेनिजम्स को भी लागू नहीं होता जो एसेक्सुअली। तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है और उसका जो एक्सप्लेनेशन जो है ये समझ में आ गया होगा। तो हमें सबसे पहले तो लॉस को स्टेट करना है, और लॉ स्टेट करने के बाद हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो एक्सप्लेनेशन जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हमें देना है। ओके, तो इस इस लेक्चर के जो नोट्स है, ये नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है, उसमें से आप इसके नोट्स जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।